विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन की पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एचएसएससी हरियाणा पुलिस में कुछ भी एग्जाम हो, उनमें सभी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उस पार्ट 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कुछ आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 के बारे में बात करते हैं। ये तीन आर्टिकल जो है वो किसके बारे में बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए एक सबसे पहले जरूरी होता है कि एक मंत्री परिषद नाम की चीज होती है, आप लोगों को पता होगा, मंत्री परिषद। और एक होता आपके पास मंत्रिमंडल, एक होता मंत्री परिषद और एक होता मंत्रिमंडल। एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि तीन चीजें होती है, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है। तो जो विधायिका होती है ये पार्लियामेंट बोले तो संसद को कहते हैं हम, और जो कार्यपालिका होती है वो मंत्री परिषद को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। और जो न्यायपालिका होती है उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह आ जाते हैं, ये न्यायपालिका होती है। ठीक है। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि संघ की कार्यपालिका, ये जो संघ की कार्यपालिका है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो उसका आंसर होता है आपके पास राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये एक नाम मात्र का हेड होता है, ये नाम मात्र का हेड होता है। वास्तविक जो हेड होता है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब हालांकि कार्यपालिका जो होती है वो मंत्री परिषद को कहते हैं, इस कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति, लेकिन ये नाम मात्र का हेड होता है। इस हेड होने की वजह से, इस अध्यक्ष होने की वजह से जितने भी सरकार के काम होते हैं, जितने भी शांति समझौते संधियां होती है, वो सारे के सारे किसके नाम से किए जाते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो आर्टिकल 77 यही कहता है कि सरकार की जितनी भी कार्यवाही होगी वो सारी की सारी किसके नाम से की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि ये जो राष्ट्रपति होता है, मैंने आप लोगों को बताया, ये मंत्री परिषद जो होता है इसका हेड तो होता है प्रधानमंत्री, वास्तविक हेड होता है। और ये जो कार्यपालिका होती है इसका नाम मात्र का हेड होता है राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा कि इस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, इस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद। इसका मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 74 में बताया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मतलब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही सारे के सारे कार्य करेगा। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी भी होगा। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, मान लो यहां पे राष्ट्रपति है, ये मंत्री परिषद है, और एक आपके पास है मंत्रिमंडल। ठीक है। मान लो इस मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दे दी। अब ये राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह को मानेगा, ये बाध्यकारी है। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक पावर और होती है कि राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए एक मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। मंत्रिमंडल उसके ऊपर पुनर्विचार दे देती है या नहीं देती, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पुनर्विचार के बाद जैसे ही राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्यकारी भी होगा। एक राष्ट्रपति की वीटो पावर हो जाती है अनुच्छेद 111 के तहत। उसमें एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं निलंबकारी वीटो पावर शक्ति।
निलंबकारी वीटो पावर शक्ति होती है, उसमें क्या होता है कि ये संसद होती है, पार्लियामेंट, इसके अंदर एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक इसके अंदर राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर होती है, उसमें एक निलंबकारी वीटो पावर शक्ति होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कानून लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो कानून आता है पारित होने के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं चाहता कि वह कानून बने, तो राष्ट्रपति उस पर एक वीटो पावर का यूज करता है, उसका नाम होता है निलंबकारी वीटो पावर शक्ति। उसमें भी राष्ट्रपति कानून को पुनर्विचार के लिए इस पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा देता है। मतलब पुनर्विचार का मतलब दोबारा से उस कानून के ऊपर लोकसभा से पारित होएगा, राज्यसभा से पारित होएगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास आएगा। अब की बार जैसे ही राष्ट्रपति के पास वो आएगा, तो अब की बार भी फिर वो उस कानून के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी है। इसका मतलब यहाँ पे बाध्यकारी का मतलब समझ गए होंगे और यहाँ पे भी बाध्यकारी का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 74 यही कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ओके, और आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह आर्टिकल 75 कहता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एक क्वेश्चन और आता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उसका आंसर होता है राष्ट्रपति के। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के। मतलब क्या होता है कि मंत्री परिषद के अंदर मंत्री होते हैं, आपको पता ही होगा इस चीज का। अब मान लो किसी एक मंत्री के खिलाफ किसी एक मंत्री को पद से हटाना है, तो उसको पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। इसका मतलब मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? राष्ट्रपति के। अब इस मंत्री को हटाने के लिए एक प्रस्ताव भी आता है, उसी प्रस्ताव को कहते हैं निंदा प्रस्ताव। इसका मतलब हो गया निंदा प्रस्ताव जो होता है वो किसी एक मंत्री के खिलाफ आता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है। अविश्वास प्रस्ताव पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, और अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, तो इस मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, चुनाव प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी मंत्री के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव आता है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, किसी एक मंत्री को पद से अपना हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 77 बता दिया। 75 में एक बात तो मैंने आपको बता दी, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। एक क्वेश्चन और यहां से आ जाता है। 75 आर्टिकल एक बात और कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 75 आर्टिकल कहता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये भी कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 75। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, हमेशा याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री हमेशा बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री हमेशा बहुमत दल का नेता होता है। अब मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब काफी बच्चों को प्रॉब्लम जो होती होगी वो ये होती होगी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्रिमंडल एंड मंत्री परिषद? इस डिफरेंस को भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे समझ लेना एक बार ध्यान से। देखो बच्चों, मान लो मैंने एक साइड में तो लिख दिया आपके लिए मंत्री परिषद, और एक साइड में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया मंत्रिमंडल। तो याद रखना, इस मंत्री परिषद के अंदर लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के अंदर 60 से 70 मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल के अंदर जो होता है 15 से 20 मंत्री होते हैं।
और मंत्री परिषद के अंदर जो होता है वो कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, प्लस में राज्य मंत्री आते हैं, प्लस में उप मंत्री आते हैं। ये तीनों मिलके आते हैं इसके अंदर मंत्री परिषद के अंदर। और मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री किसके अंदर आते हैं? मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंदर अंतर था। मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखना ये भी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे।